हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज का लेक्चर जो है जीएस पेपर 3 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 5 है। आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर दिए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एफसीआई के बारे में, पीडीएस के बारे में, टीपीडीएस, इन सब के बारे में पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा गया और तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया और चौथे लेक्चर में हम लोगों ने डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर जो है एलपीजी, ये वही वाली एलपीजी है, सिलेंडर है ना। आपको तो यही लग रहा हो कि एलपीजी सिलेंडर, लेकिन ये सिलेंडर नहीं है, ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी होती हैं? एलपीजी सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी होती हैं? क्या वो मीथेन होती है, क्या वो प्रोपेन होती है? तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट्स क्या है, क्या हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर, भारत के सोसाइटी पर और कल्चर वैल्यूज़ पर और पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये सिलेबस में आपके है। यह टॉपिक जो है जीएस पेपर 1 में भी आपके मिलेगा और जीएस पेपर 3 में भी आपके ऑलरेडी है। आप लोग सिलेबस चेक करिएगा, देखिएगा। अगर आप सिर्फ पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पीटी से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। हम सजेस्ट करेंगे आपको कि क्लास 11th की आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। अगर आप जो है पीसीएस की, आईएएस की, सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक एनसीईआरटी है, उसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ेंगे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया क्यों गया, मतलब इस प्रकार की पॉलिसी लाई क्यों गई, उसके लिए आपको पीछे बहुत जाकर हम ये नहीं बताएंगे कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई, उसके बाद 1956 में आई, अलग अलग प्रकार की। तो जो भी चीज़ें हुई हैं उसको हम एक किनारे रख रहे हैं। हम सीधे यहीं से शुरू करेंगे कि एलपीजी की ज़रूरत क्या थी, एलपीजी क्यों लाया गया। तो एकदम कहें कि इमीडिएट कॉज जो था, भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं था। फॉरेक्स रिजर्व, भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व का मतलब कि हमें जब हम कुछ इंपोर्ट करेंगे किसी देश से तो उसको पेमेंट जो होगा हमारे रुपए में तो होगा नहीं, तो उसको पेमेंट करने के लिए हमको चाहिए फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में मुख्य रूप से डॉलर चाहिए, ठीक है, डॉलर चाहिए। तो हमारे पास डॉलर नहीं था, हमारे पास सिर्फ इतना था कि हम 15 दिन तक पेमेंट कर सकते हैं, 15 डेज़ तक सिर्फ और सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं। तो और इसका रीज़न क्या था कि ऐसी स्थिति अचानक से आ क्यों गई देश के सामने? ऐसी स्थिति इसलिए आई क्योंकि यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था, जो भारत का एक बहुत अच्छा पार्टनर था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर 1990 में कोलैप्स हो चुका था। यूएसएसआर क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक एनसीईआरटी क्लास 11th या क्लास 12th की है, जो पूरे आपको वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड, कोल्ड वॉर से रिलेटेड और फिर कहते हैं हेजीमनी, दादागिरी, मतलब कहते हैं कि यूएसए की दादागिरी थी। जब यूएसएसआर ख़त्म हो, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में मतलब दो ही एक सुपर पावर बन के निकले थे विश्व में, यूएसएसआर। फिर बात होती है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। आप वो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। अगर हमें अभी याद नहीं आ रही कि वो किस क्लास की है, आप लोग पर्सनली मैसेज करिएगा, टेलीग्राम मैसेज करिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब पर, तो हम वहाँ पर आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका था 1990 में। दूसरी चीज़ इमीडिएट कॉज की बात करें तो ये इराक आक्रमण कर दिया था कुवैत पर। कब? 1990 में। इस समय कुवैत पर इराक आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी जो मिडल ईस्ट की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर पर्शियन रीजन, पर्शियन गल्फ़ के आसपास जितने देश हैं वहाँ पर एक तरह से ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि पेट्रोल, डीजल यानी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
और भारत जो है कि आपको पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का। हमारी पूरी डिमांड जो है वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट पे ही चलती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि भारत से और भी चीज़ों का एक्सपोर्ट बहुत कम था उस वक्त, बहुत कम एक्सपोर्ट होता था भारत का। कि एक्सपोर्ट जब होगा तो हमको जो विदेशी मुद्राएं हैं, फॉरेन रिजर्व जो है, वो चीज़ें हमें डॉलर वगैरह मिलेंगे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट ही बहुत कम था। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, हम निर्यात बहुत कम करते थे, और हम क्या करते थे, आयात बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी पैसा आता था डॉलर वगैरह वो हम वापस दे दिया करते थे। तो इसलिए ऐसी समस्या हमारे सामने आ गई और भारत ने $7 बिलियन का, $7 बिलियन का लोन ले लिया। किसके साथ? IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भारत ने $7 बिलियन का लोन लिया। और वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत को सजेस्ट किया कि आप ये जो लोन ले रहे हैं इसके लिए आपको इस प्रकार की पॉलिसीज़ अपनानी पड़ेंगी, तभी जाकर आपकी जो अर्थव्यवस्था है सही तरीके से पटरी पर आ पाएगी। ठीक है, तो ये पूरी कहानी पिछली थी। अब लिबरलाइजेशन क्या है? उदारीकरण, लिबरल हो जाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको थोड़ा ढील दे देना, उसको थोड़ा कम कर देना, उसको थोड़ा क्या कर देना, डीरेगुलेट कर देना। डीरेगुलेट कर देना, उसको ढील दे देना। दूसरी चीज़ प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि सेल ऑफ शेयर इन PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री कर देना। और तीसरी चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट कर देना विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व की इकोनॉमी के साथ क्या करना, अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ देना। ओके, तो सबसे पहले क्या किया गया कि लिबरलाइजेशन में क्या किया गया कि जो भी लाइसेंस राज पर कहा जाता था कि हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी, लाइसेंस राज चल रहा था, इसलिए लाइसेंस वगैरह हर जगह जहाँ पर ज़रूरत हो उसको कम करना। कहते हैं ना कि जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। आप लोग कमेंट करिएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग कौन जारी करता है। ओके, ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें थी। अब हम सीधे पहुंचेंगे कि इम्पैक्ट्स क्या थे, जो आपके सिलेबस में है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि इम्पैक्ट्स इसके क्या क्या हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या थे LPG के। हिंदी मीडियम के लोगों को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप 23 मार्च से 27 मार्च को जो आपका मेंस होने वाला है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं 23 से 27 मार्च, तो बहुत मतलब कम समय में अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम उसी प्रकार से, बहुत कम समय में उसी प्रकार से हमारी लेक्चर्स हैं, ज़्यादा समय के लेक्चर्स नहीं है। एक एक टॉपिक लेकर हम धीरे धीरे GS पेपर 3 का चल रहे हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है LPG का, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ LPG पॉलिसी का। सबसे पहला इम्पैक्ट, पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हुए, ठीक है। कुछ भी होता है तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें हमारी अर्थव्यवस्था पर, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि हमारी GDP की ग्रोथ हो गई, GDP ग्रोथ जो 1991 में 1.1% थी, 1.1% थी, वो 10 साल जाते जाते 8% तक भारत की GDP की ग्रोथ हो गई। ओके, दूसरी चीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ गया हमारे देश में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ गया, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि एक तारापुर कमेटी बनी थी, वो किसके लिए बनी थी तारापुर कमेटी, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत में बढ़ गया। ओके, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई। तो पहली चीज़ क्या, GDP ग्रोथ हो गई। दूसरी चीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया। तीसरी चीज़ पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। जब हमारे देश में इंपोर्ट होने लगा, FDI आने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, तो यहाँ पर हमारे देश में चीज़ें बनने लगीं। तो जब हमारे देश में चीज़ें बनने लगेंगी तो उसका एक्सपोर्ट होगा, तो हमारे पास क्या होगा, डॉलर भी आएगा। ओके, डॉलर भी आएगा। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया तो डॉलर भी आएगा, तो जो फॉरेन करेंसी की समस्याएं थी वो भी कम हो जाएगी। वर्तमान समय में
फरवरी 2022 में भारत के पास कितना फॉरेन कंट्री का रिजर्व है, कितना भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है, इसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हो गई आईटी सेक्टर में, मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में आउटसोर्सिंग हो गई, आउटसोर्सिंग। अब वर्तमान समय में देखिए आईटी सेक्टर में क्या है कि कोई कंपनी है, वो मान लीजिए वो फ्रांस में ऑपरेट कर रही है, फ्रांस में, ठीक है, और उसने आउटसोर्सिंग किया भारतीयों की, भारत में लोग बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं यहाँ से। तो ये आउटसोर्सिंग होती है। हमारे कुछ दोस्त हैं जो कर रहे हैं आउटसोर्सिंग। एक दोस्त हमारा लखनऊ में है जो आउटसोर्सिंग पे ही काम कर रहा है और अच्छी सैलरी भी पाते हैं। इस समय 50 के एबव सैलरी है, 50 रुपये नहीं, 50,000 के ऊपर ही सैलरी है। तो ये आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो गई। न्यू मार्केट फॉर इंडिया, जब न्यू मार्केट फॉर इंडिया स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। भारत को वर्तमान समय में कहा जाता है क्या, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने कहा तभी था कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया वर्तमान समय में बन चुका है। और स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा इसरो जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विदेशियों के यहाँ तक कि यूएसए के भी सैटेलाइट्स को भेजता है कहाँ पे, स्पेस में, स्पेस यानी अंतरिक्ष में। ओके। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज सच एज एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर और च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश बहुत फेमस है। तो ये भी क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन इन सब का हुआ, ठीक है, एलोवेरा जेल वगैरह का। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव इम्पैक्ट में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट। पहली चीज़ हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई, हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, एक्सपोर्ट बढ़ा, आउटसोर्सिंग बढ़ी, नई मार्केट भारत को मिली और कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज का भी कमर्शियलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये था अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, रूरल डिस्ट्रेस हो गया, रूरल डिस्ट्रेस। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी डिक्रीज, कम हो गया। 1991 में 29% था, 29% था, जो वर्तमान समय की स्थिति क्या है कि 16-17, वैसे कोविड की वजह से 19.9% पिछले वाले उसमें था। तो वैसे 16-15, 16-17, तो ये स्थिति हो गई। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 50% से ऊपर क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान था भारत की जीडीपी में, और वर्तमान समय में 16% पर है। ओके, कितना, 16-17%, इतना ही मान के चलिए। ओके, तो रूरल डिस्ट्रेस हो गया। जब एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कम होगा अर्थव्यवस्था में, रूरल डिस्ट्रेस होगा ही, क्योंकि आज भी बहुत से लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भारत की बहुत सी आबादी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई है, और जो जीडीपी में सिर्फ 16 से 17% योगदान, जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 16 से 17% योगदान दे रहे हैं, लेकिन काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। अगर सिर्फ 16 रुपये कमा रहे हैं और उस पर लगे हुए जुड़े हुए लोग हैं 50, तो कितना रुपए एक लोगों के ऊपर आएगा। और वहीं सर्विस सेक्टर 55% से ऊपर बढ़ रहा है और इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 25 है, ठीक है। यहाँ 16 पर 50 हैं और यहाँ 55% पर 25% लोग हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो रूरल डिस्ट्रेस हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन हो गया ड्यू टू एंट्री ऑफ चीप चाइनीज एंड कोरियन गुड्स। द इको फ्रेंडली कॉटेज इंडस्ट्री वाज हैवली अफेक्टेड। चाइनीज़ गुड और कोरियन गुड जब इंडियन मार्केट में आ गए तो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो क्या हो गई, उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, जो घरेलू कंपनियां थीं उनका लॉस हुआ। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने वहाँ पर अपना पूरा कह सकते हैं डोमिनेंस हो गया उन सब कंपनियों का। लेस का चिप्स हर कोई खाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सबसे बड़ी चीज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट हुआ। इट हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू पॉल्यूशन बाय इमिशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर। ओके, ठीक है। वाइडनिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटी एंड डिवाइड। एलपीजी पॉलिसी इज नॉट एबल टू प्रोवाइड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि पूरे तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ, आखिर इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या।
तो इंक्लूसिव ग्रोथ आप लोग इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एसडीजी के जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, वहाँ से बहुत सी चीज़ें उठा सकते हैं पॉइंट्स में आप, और चार्ट बना सकते हैं। इंक्लूसिव मतलब सबका एकदम सर्वांगीण विकास की बात होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो गया, वाइडनिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटी एंड डिवाइड, रूरल और अर्बन के बीच में डिवाइड हो गया। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास पैसा कम और शहरी लोगों के पास बढ़ गया। रीच, गरीब और अमीर के बीच की खाई बन गई। रीजनल डिवाइड हो गई। जैसा हमने आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, कुछ ऐसे ही है, किस प्रकार से ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन ये वेस्टर्न, सही वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। लेकिन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये मध्य वाला भाग और बुंदेलखंड के क्षेत्र जो हैं कि वो पिछड़े ही रह गए। कुछ ही क्षेत्रों में ग्रीन रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी यही चीज़ है कि इंटर स्टेट डिवाइड हुआ, डिस्पैरिटी हुई, इंट्रा स्टेट हुई। इंटर स्टेट मतलब स्टेट के अंदर, इंट्रा स्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट, दो राज्यों के बीच में। तो इस प्रकार के डिस्पैरिटी हुई। ओके, तो निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? रूरल डिस्ट्रेस हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड डिवाइड। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। हमने अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, एलपीजी का। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें, सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ा कि वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानने लगी एलपीजी की वजह से। जब हम ग्लोबल हुए, ठीक है, ग्लोबल हुए, एलपीजी मतलब ग्लोबल हुए, तो दूसरे देशों की जानकारी हमें बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। ओके, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट पहली चीज़ लिखिएगा पॉलिटिकल इम्पैक्ट में। दूसरी चीज़, डेमोक्रेसी के बारे में अवेयरनेस बढ़ने लगी। अवेयरनेस अबाउट पॉलिटिकल राइट्स हैज़ इंक्रीज, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट आप लिख सकते हैं। सुप्रा नेशनल बॉडीज़ क्रिएट कंसेंसस ऑन ग्लोबल इशू। सुप्रा नेशनल मतलब कि नेशन के बाहर, जैसे यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, इनका जो है कि क्या होने लगा, सुप्रा नेशनल बॉडीज क्रिएट कंसेंसस ऑन ग्लोबल इशूज़ पर। WTO की बात कर लें। ओके, इंडियाज़ इंपॉर्टेंस ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैज़ इंक्रीज्ड। भारत का महत्व जो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बढ़ने लगा। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इंडिया टेक्स ग्रांट्स एंड सॉफ्ट लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। जब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व वगैरह बढ़ गए, हमारी कंट्री डेवलप करने लगी, जब कोई आदमी होगा, जैसे कि आप किसी को अगर लोन दे रहे हैं तो आप पहले उसका देखेंगे कि क्या बैकअप है, कि वो आदमी हमको दे पाएगा कि नहीं, है ना। तो इतना तो आप विचार करेंगे ही। तो जब भारत देश विकसित ज़्यादा होने लगा, अर्थव्यवस्था जो है कि 10 वर्षों में 8% तक GDP की ग्रोथ होने लगी, तो आसानी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्ट लोन वगैरह भारत को मिलने लगे। कहाँ से? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। पॉलिटिकल इम्पैक्ट। निगेटिव, क्राइसिस ऑफ वन कंट्री अफेक्ट्स all since due to globalization whole world is connected such as US financial crisis become global crisis, है ना। जब हम इंटीग्रेट कर दिए, पूरी अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज कर दिए, तो अगर बाहर क्राइसिस होगी तो भारत में भी होगी। कोविड को ही ले लीजिए, कोरोना आया चाइना से, है ना, चाइना से आया, परेशान पूरा विश्व हो गया। सुप्रा नेशनल बॉडीज are western biased, so their decisions do not always favor us, such as agriculture subsidy issue in WTO। एग्रीकल्चर सब्सिडी का इशू जो है वो आपको पता होगा, जैसे कि भारत सब्सिडी प्रोवाइड्स करता है किस पे, शुगर केन पर और चीनी पर सब्सिडी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से WTO में भारत का WTO को लेकर ब्राज़ील देश पहुंच चुका था WTO में, और ब्राज़ील एक तरह से जीत भी चुका था शायद। इस प्रकार से ICJ में कुछ केस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह में, वहां तक पहुंचा था, ऐसा कुछ है। पॉलिटिकल कॉरपोरेट नेक्सस हैज़ इंक्रीड। पॉलिटिकल कॉरपोरेट नेक्सस हैज़ इंक्रीड। राजनीतिक और कॉरपोरेट के बीच में नेक्सस जो था वो बढ़ गया। देयर इज ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस विच मे बी थ्रेट टू सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन,
है ना। तो दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, और इन्हीं सब की वजह से ही तो, इन्हीं सब की दूसरे के लोगों पर, बाहरी लोगों पर डिपेंडेंसी ना हो, इन्हीं सब की वजह से तो ऐसी हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी कि हमारे देश में किसी कंपनी का डोमिनेंस ना हो जाए, कोई कंपनी आकर यहाँ अपनी दादागिरी न करने लगे। जिस प्रकार से हमारे देश में तो कंपनी ही आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार के ग्रो होने लगा डिपेंडेंस। जैसा एक केस गुजरात में आया था कि गुजरात का कोई फार्मर था, वो किसी कंपनी के पोटैटो जो थे, उसका पेटेंट था पोटैटो का, तो उसकी वजह से किसान के ऊपर केस हो गया था। फिर उस कंपनी ने, जब भारत में विरोध होने लगा, उस किसान ने क्या किया था, उसकी वैरायटी को अपने खेतों में उत्पादन उसका करने लगा था, उस पोटैटो की वैरायटीज़ का। वो चिप्स की ही कंपनी थी, तो उस पर केस कर दिया था उस कंपनी ने किसान के ऊपर, लेकिन फिर उसने केस वापस ले लिया जब भारत में विरोध होने लगा। तो इस प्रकार का वो केस था। तो एक तरह से अगर मल्टीनेशनल कंपनीज़ होंगी तो वो अपने हिसाब से चलाएंगी, उनको फ़ायदे से मतलब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स निगेटिव और पॉजिटिव था। अब हम देखते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल स्ट्रक्चर पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहली चीज़ है ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ एंड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़। जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम था, ग्लोबलाइजेशन वगैरह हुआ तो वो न्यूक्लियर फैमिली में बदलने लगे। माइग्रेशन होने लगा, गांव से लोग कहाँ जाने लगे, शहरों की तरफ जाने लगे। गांव से जब शहरों की तरफ जाने लगे तो पूरे परिवार को साथ में लेके तो आ नहीं सकते हैं, तो जब शहर में रहने लगेंगे तो वहाँ पर एक पति और एक पत्नी, फिर उसके बाद बच्चे वहीं रहेंगे, उसके दादा दादी कहाँ पर रहेंगे, गांव में रहेंगे, घर पर रहेंगे, जिसकी वजह से जब ये लोग, उनके भाई भी होंगे तो भी गांव में रहेंगे। तो ये जॉइंट फैमिली अब यहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे अब लोग हो जाते हैं कि अब भूल जाओ गांव वालों को, अब यहीं पर अपना घर बना के यहीं रहने लगे। तो माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ, जॉइंट फैमिली, एलपीजी की वजह से क्या हुआ, जॉइंट फैमिली क्या होने लगी, न्यूक्लियर फैमिली में बदलने लगी। ओके, ठीक है। मैकडोनलाइजेशन मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रैशनलाइजेशन विथ फास्ट सर्विसिंग। मैकडोनलाइजेशन मतलब कि मैकडोनाल्ड का बर्गर भी आप खाने लगे हो। ओके, मैकडोनाल्ड का बर्गर। वालमार्टाइजेशन, बिग बिजनेसेस टेकिंग ओवर स्मॉल बिजनेसेस। यही वालमार्टाइजेशन, बिग बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं कि वो स्मॉल बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ओवरटेक कर दे रहे हैं। अब रिलायंस जो हैं, रिलायंस सब्जी भी बेच रहे हैं, सब्जी भी मिल रही है उनकी। अब छोटे छोटे किसान क्या करेंगे, जो बेचारे सब्जी की रेडी वगैरह लगा के सब्जी बेचते हैं, अब धीरे धीरे जिस प्रकार से लोगों की आय वगैरह बढ़ रही है, जो लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा अमीर हैं उनकी 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो वो किसी जाके रोड पर सब्ज़ी नहीं खरीदते हैं, वो जाते हैं कहाँ पे सब्ज़ी खरीदने, बिग बाज़ार में जाएंगे सब्ज़ी खरीदने। तो ये सब चीज़ें हैं। कंज्यूमरिज्म, it has changed the fabric of contemporary Indian society. The consumerism has become synonym with joy. Okay, तो consumerism बढ़ गया। Hybridization, mixing of Indian cultural values with those of other such as Domino's going vegetarian and नवरात्रि। Hybridization, hybrid मतलब क्या होता है कि दो कल्चर का एक तरह से हाइब्रिड हो जाना, दोनों एक साथ। अब जैसे यहाँ पर कि डोमिनोज़ का बर्गर पिज्ज़ा वगैरह होता है ना, तो डोमिनोज़ में वो वेजिटेरियन हो जाता है नवरात्रि वगैरह के समय में। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और फिर कैसे, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, फेस्टिवल्स आर यूज टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स सच एज सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ऑन दिवाली। कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर है ना, धनतेरस होता है, धनतेरस पर लोग खरीदते हैं, धनतेरस पर। और कल्चरल डायनामिज्म हैज़ इनके, देयर इज अ ग्रोइंग कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वीकनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम, वीक हुआ कास्ट सिस्टम, एम्पावरमेंट वुमेन का हुआ, कल्चरल डायनामिज्म हुआ, कमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, हाइब्रिडाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, मैकडोनलाइजेशन, वालमार्टाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में बनने लगी। तो ये सब जो है कि इम्पैक्ट्स है सामाजिक स्ट्रक्चर पर। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कल्चरल वैल्यूज़ पे क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन होगा तो किसका किसका होगा, आइडियाज़ का, आइडिया एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी, आइडिया
विचार एक जगह दूसरी जगह फ्लो होंगे, उसके बाद लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, कैपिटल भी यहाँ से वहाँ एक दूसरे देश में पहुँचेगी। तो एक तरह से मल्टी वे प्रोसेस हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है कि एक तरह से मल्टी वे, एक कंट्री है, कंट्री ए है, कंट्री बी है, कंट्री सी है। तो हर एक चीज़ एक दूसरे पे हो जाती है। जैसे हमने बताया अभी कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दो जगह का कल्चर मिक्स होके यहाँ पर अलग प्रकार से कल्चर हो गया। जैसे अब दूसरी चीज़ हम बात करें कि होमोजेनाइजेशन का मतलब कि फास्ट फूड कल्चर, मैकडोनाल्ड वगैरह यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ की चीज़ें जो हैं, यहाँ भारत में देखिए मैकडोनाल्ड आ गया, पिज्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, और भारत का समोसा ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के समोसे मिल रहे हैं और ब्रिटेन में भारत के समोसे मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तीसरी चीज़ और बताएं, जैसे कि हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह हैं, अवेंजर्स जो भारतीय सिनेमा में पूरे तरीके से फिक्स हो गई हैं, और हमारी बाहुबली जाके यूएसए में धमाल मचा रही है, ऑस्ट्रेलिया में धमाल मचा रही है। तो ये सब चीज़ें। और तीसरी चीज़ और बताएं कि प्रोफेशनल जॉब्स वगैरह में क्या होता है। प्रोफेशनल जॉब में इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। अपने आप को इंग्लिश बोलने में लोग पीछे नहीं हटते हैं। इंग्लिश बोलने में सोचते हैं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा एकदम वेस्टर्न हो गए, मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न कल्चर को अपना लिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया है कि लोकल कल्चर का भी रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल ऑफ लोकल कल्चर का मतलब कि देसी फूड आप देखे होंगे। आप लखनऊ में देख लीजिए, आप देख लीजिए दिल्ली में, लखनऊ में देख लीजिए, और आप और भी सिटीज़ में देख लीजिए। जैसे क्या है कि नुक्कड़ कॉफ़ी, नुक्कड़ चाय मिले, मटका चाय है ना। तो नए कल्चर का रिवाइवल भी हो रहा है। और ये सब चीज़ें कहाँ पहुँच रही हैं? विदेशों में भी पहुँच रहे हैं। वहाँ की चीज़ें जिस प्रकार से इंडिया में आ रही हैं, वैसे यहाँ की चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं। ओके, तो ये सब कल्चरल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लोकल कल्चर का रिवाइवल हो रहा है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि होमोजेनाइजेशन, हमने कहा कि दोनों कल्चर एक साथ भी चल रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ आ रही हैं, कुछ चीज़ें वहाँ जा रही हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। और तीसरी एक चीज़ और आती है, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। एक है ग्लोबलाइजेशन, दूसरी चीज़ है वेस्टर्नाइजेशन, तीसरी चीज़ है मॉडर्नाइजेशन। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंशिएट करिए मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, डिफरेंशिएट करिए वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गई होंगी। तो आप लोगों को हमने सजेस्ट किया है कि क्लास 11th की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। इकोनॉमिक्स की आप अगर नए हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। और उसके अलावा हमने बताया कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एबीपी न्यूज़ का बहुत पहले आया था। एबीपी न्यूज़ पर आप देखेंगे, वहाँ पर एक पूरा आया है कि प्रधानमंत्री की एक सीरीज़ है। प्रधानमंत्री बहुत पुरानी है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की एक सीरीज़ है। उसको आप लोग 24 से 25 उस पर पढ़े हैं, शेखर कपूर के द्वारा शायद उसको किया गया। तो उसको आप देख सकते हैं, 24 से 25 मिनट, 30-30 मिनट की 24 से 25 उस पे वो हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। आपको भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद की बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अलग चीज़ें लेकर आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।